हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान से। और इसमें जिस पाठ को हम समझ रहे हैं उस पाठ का नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। तो देखिए, पिछली कुछ वर्कशीट से हम इस लेसन को समझ रहे हैं और बहुत सारे टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से समझा भी है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आज की इस वर्कशीट में क्या है। शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी पिछली कुछ वर्कशीट में हमने राज्य की शासन प्रणाली के विषय में अध्ययन किया। आज की इस वर्कशीट में हम केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको याद है कि पिछली वर्कशीट में हमने राज्यों के बारे में बात की थी कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। साथ साथ ये भी बोला था कि 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, क्यों इनका नाम केंद्र शासित रखा गया, जानते हैं इस वर्कशीट में। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों का शासन विधान मंडल द्वारा चलाया जाता है, यानी कि विधानसभा द्वारा चलाया जाता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। याद रखिएगा कि राज्यों का शासन तो विधानसभा, जो हम पीछे बात कर चुके हैं, जिनके मुखिया कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनके द्वारा चलाया जाता है। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका शासन केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। परंतु दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा भी है। जैसे कि आप जानते हैं ना कि हमारे यहाँ पर भी दिल्ली सरकार है, जबकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, फिर भी यहाँ दिल्ली सरकार भी है, यानी विधानसभा है, और जिनके मुख्यमंत्री हमारे प्रिय श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। और इसी तरह से पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में भी केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी वहाँ विधानसभा है। भारत के राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक सरकारी प्रशासक व उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं, यानी उस केंद्र शासित प्रदेश की देखरेख करने के लिए राष्ट्रपति जी हर केंद्र शासित प्रदेश में या तो किसी सरकारी प्रशासक को रखेंगे या उपराज्यपाल को नियुक्त करेंगे। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया, यानी दिल्ली को 1992 में दोबारा से इसको परिभाषित किया गया। किस तरह से, किस रूप में? राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के तौर पर। दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर तीनों की अपनी चयनित विधानसभा भी है, मंत्रिमंडल और कार्यपालिका है, लेकिन इसकी शक्तियां जो हैं वो सीमित हैं। उनके कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के विचार और स्वीकृति मिलने पर ही लागू हो सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि दिल्ली में विधानसभा भी है, लेकिन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है, और दिल्ली की तरह पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में भी अपनी अपनी चुनी हुई विधानसभा है, लेकिन वहाँ की जो शक्तियाँ होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं, यानी वो बहुत लिमिटेड अपनी पावर का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे कानून जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है तब जाके वो लागू होते हैं। तो इस तरह से केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था चलती है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं वो 8 केंद्र शासित प्रदेश अपने भारत के रेखा मानचित्र पर, जिसमें देखिए यहाँ सबसे ऊपर अब 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर इसके बाद चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी भी है। फिर है दिल्ली, उसके बाद है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन और दीव। पहले ये दोनों अलग अलग थे, अब इनको एक ही मान लिया गया है। फिर इसके बाद है पुडुचेरी यहाँ पर, इसके बाद है लक्षद्वीप, और एक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से ये 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत के हैं। अब हम एक बहुत ही मज़ेदार क्रियाकलाप करते हैं। नीचे दी गई वर्ग पहेली में भारत के कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, कृपया उन्हें खोज कर लिखिए। तो जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, उनमें से कुछ, सारे तो नहीं, कुछ नाम इसमें छिपे हुए हैं, उन्हें हमें ढूंढना है। तो चलिए एक बार ढूंढने की कोशिश करें। तो देखिए, एक तो सबसे ऊपर ही हमें नज़र आ रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप। एक तो हो गया ये वाला, इस तरह से हमें ये मिल गया एक। फिर दूसरा देखिए, दूसरा ये रहा लक्षद्वीप, यहाँ तक।
ये है लक्षद्वीप। फिर इसके बाद अपनी दिल्ली, ये रहा दिल्ली। फिर और ढूंढने की कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी मुझे बताइए। ये रहा चंडीगढ़। और ढूंढ सकते हैं, बताइए और कहां पर हो सकता है। ये रहा दमन दीव, ये रहा दमन दीव। दादर और नगर हवेली अब इसी में ही शामिल हो चुका है। और एक और मिल गया है, वो है जम्मू कश्मीर। देखा, इस तरह से हमें कितने 6 नाम मिल गए हैं। बाकी के 2 देखिए, ढूंढिए, अगर आपको मिलते हैं तो। मैंने तो बहुत ढूंढा, मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप ढूंढने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी गतिविधि नंबर 1 और गतिविधि नंबर 2 पर। तो गतिविधि नंबर 1 है कि भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल अथवा प्रशासक के नाम अपने परिवारजनों की अथवा अपने अध्यापक की सहायता से पता करके लिखिए। यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनके उपराज्यपाल या फिर जो अगर वहाँ पे प्रशासक हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। तो देखते हैं एक बार। तो आप इस तरह से एक टेबल बना लीजिएगा। एक साइड पे लिखिए केंद्र शासित प्रदेश और दूसरी साइड पर उसके उपराज्यपाल या फिर प्रशासक। तो सबसे पहले है अंडमान और निकोबार द्वीप, यूटी। अब ये यूटी का मतलब ये मत समझिएगा जो आपके यूटी होते हैं। यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी। इनके जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है एडमिरल DK जोशी, यहाँ पर उपराज्यपाल हैं। फिर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में श्री बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, जो कि प्रशासक हैं, उपराज्यपाल नहीं। फिर दमन और दीव और दादर और नगर हवेली, जो कि एक ही हो चुके हैं। इनके जो प्रशासक हैं उनका नाम है श्री प्रफुल्ल पटेल। और फिर हमारी दिल्ली, दिल्ली में उपराज्यपाल हैं जिनको हम LG या लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहते हैं, उनका नाम है श्री अनिल बैजल जी। फिर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में श्री मनोज सिन्हा हैं उपराज्यपाल। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में भी श्री प्रफुल्ल पटेल हैं प्रशासक, यानी उनको 2 यूनियन टेरिटरी का भार दे रखा है। फिर पुडुचेरी में डॉक्टर श्रीमती तमिलिसाई सुंदरराजन हैं, जो कि उपराज्यपाल हैं। और इसके बाद लद्दाख, लद्दाख में उपराज्यपाल हैं श्री राधा कृष्ण माथुर जी। इसके बाद गतिविधि नंबर 2, दिल्ली की अपनी विधानसभा है। भारत के ऐसे और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, उनके नाम लिखिए। तो दिल्ली के अलावा पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।